Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So we were discussing about supervisor specialization portion. आज के इस लेक्चर में हम ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शन इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं उनको कवर करेंगे और इस टॉपिक को होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करेंगे फॉर योर एग्जाम. सो तीन चीज़ें यहाँ पर हैं. ट्रैफिकिंग सबसे पहले क्या होती है, बैगरी क्या होती है और करप्शन क्या होती है. ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको थोड़ी लाइट डाल देता हूँ इन चीज़ों पे. ट्रैफिकिंग क्या होती है, देखो ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ पर ट्रैफिकिंग का मतलब है इलीगल ट्रेड होना ह्यूमन बींग्स का. तो ह्यूमन बींग्स का जब इलीगल ट्रेड होता है मतलब ह्यूमन बींग्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, किस रीजन की वजह से, डिफरेंट पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल स्लेवरी के लिए, जैसे बच्चों को ले जाया जाता है ना स्लेव बनाने के लिए. उसके बाद और भी फोर्स लेबर हो सकती है, फोर्स लेबर के लिए लिया जा सकता है. सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए वुमेन चिल्ड्रन को लेके जाया जा सकता है. इवन ऑर्गन निकालने के लिए भी लेके जाया जा सकता है. तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इलीगल ट्रेड जो होता है ह्यूमन बींग्स का, ये सारी किसके अंडर आती हैं, ट्रैफिकिंग के अंडर आती हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में डिस्कस करना है. देखो इस टॉपिक में पढ़ने वाला पता क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बैगरी को रोकने के लिए और करप्शन को रोकने के लिए. तो ये चीजें मेनली हमने इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं. नेक्स्ट इज बैगरी. बैगरी देखो दो चीजें होती है, एक होता है बेगार, एक होता है बेगार, एक होता है बैगर. इन दोनों में आपको ना लाइट सा डिफरेंस पता होना चाहिए. इसमें डिफरेंस है. बैगर होता है, बेगार और बैगर में क्या फर्क है. बेगार में बेसिकली होता है फोर्स लेबर. तो जब आपको फोर्सफुली कोई काम करवाया जाता है वो आ जाता है बेगार. ठीक है, वो क्या आ जाता है, बेगार. और जो बैगर होता है ना, बैगर वो पर्सन होता है जिसके पास शायद खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है या कपड़े नहीं है, इसलिए वो मांगता है. तो दैट इज बैगर. तो बेगार होता है फोर्स लेबर. तो बेगार वर्ड जो है फोर्स लेबर के लिए यूज किया जाता है और बैगर वर्ड वो यूज किया जाता है मतलब जिसके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, इसीलिए वो मांग रहा है. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम बैगरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर बैगर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. बट फिर भी मैं बेगार के बारे में, फोर्स लेबर के भी मैंने क्वेश्चन डाल दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए. उसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है करप्शन. करप्शन तो आपको पता ही है, बोला जाता है नेपोटिज्म, करप्शन जो है देश को खा रहा है. तो करप्शन जो है उसके बारे में भी हम देखेंगे. संथनाम कमेटी है या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, कैसे सीबीआई, ये सारी चीजें जो है करप्शन को रोकने के लिए काम करते हैं. इन सबको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मेरे को शेयर करनी थी. देखो ये आपका सुपरवाइजर का सेक्शनल टेस्ट का शेड्यूल है. ठीक है, जो हम सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन पढ़ रहे हैं उसके सेक्शनल टेस्ट का ये शेड्यूल है. पहला टेस्ट 17 अप्रैल, 21, 25, 29, 3 मई और 7 मई. तो कैसे इनरोल करना है, बहुत मिनिमल चार्जेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. आपको ये टेस्ट देने चाहिए, उसके साथ साथ मैं सिलेबस भी आपका कवर करवा दूंगा. तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो को, और टेलीग्राम में भी शेयर करा, आप देख लेना किस तरह से आप इसमें इनरोल कर सकते हो. आई वांट यू ऑल पीपल टू इनरोल इन दिस टेस्ट. आपको जरूर बेनिफिट होगा इन योर अपकमिंग एग्जाम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन से. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम ट्रैफिकिंग से स्टार्ट करेंगे. तो एक एक्ट है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट. तो एक्ट का क्या नाम है, इमोरल. इमोरल मतलब मोरालिटी नहीं है, जहां पर ट्रैफिकिंग के को रोकने के लिए एक एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है. इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है हमें बताना है. इसको पहले क्या बोलते थे, फॉर्मली नोन एज. ठीक है, पहले क्या बोलते थे हमें बताना है. पहला ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट, जिसको सीता एक्ट बोलते थे. सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ ऑल, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल एक्ट, नन. तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट का पहले नाम क्या था हमें ये बताना. देखो इसका पहले नाम था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट. इसको सीता एक्ट भी कहते हैं, ये चीज याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है. देखो होता क्या है, बेसिकली 1956 में एक एक्ट आता है, 1956 में एक एक्ट आता है जिसका क्या नाम था, सीता एक्ट. क्या नाम था, सीता एक्ट. सीता की फुल फॉर्म है, यहां पे लिख देता हूं, सीता की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया, बस ऑल इंडिया यहां पर लगा लो, ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग. ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग बन गया ना सीता, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग. तो ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग जो एक एक्ट है, दैट इज नोन एज सीता एक्ट. ये सीता एक्ट कब आता है, 1956 में. ठीक है, इसको रिवाइज किया गया और इसका नाम चेंज किया गया 1986 में. इसको रिवाइज और इसका नाम चेंज किया गया 1986 में. इसका नाम क्या पड़ा, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट. तो सीता एक्ट और इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग एक्ट जो है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये सेम एक्ट है. इसका पहला नाम था सीता एक्ट, मतलब सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट, इसका पहले नाम था और 1986 में चेंज हुआ. अब एग्जाम में कई बार इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट आता है ना, इसके साथ डेट 1986 नहीं लिखी जाती, 1956 ही लिखी जाती. क्यों, क्योंकि बेसिकली ये एक्ट तो 1956 का था, 1986 में जस्ट ये रिवाइज हुआ, इसका नाम चेंज हुआ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट. ठीक है,
इस एक्ट में बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, चाहे वो मैन की हो रही है, वुमेन की हो रही है, उसके इश्यूज को एड्रेस करना ताकि वो ना हो सके, इस इशू को एड्रेस करना, ठीक है। और इमोरल एस्पेक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन जो है, इमोरली प्रोस्टिट्यूट बनाए जा रही हैं लड़कियां, तो इस चीज को रोकना भी किसका काम है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। तो मेनली जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और मैन एंड वुमेन के साथ ये एक्ट जो है डील करता है। सीता एक्ट इसी के एसोसिएटेड 1956 में आया था, 1986 में क्या हुआ, इसको रिवाइज किया गया और इसका नाम पड़ा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको एग्जाम में आएगा तो ये ट्रैफिकिंग रिलेटेड एक्ट है, आप इसको मार्क कर लोगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ लीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, लीगल नहीं यार, इलीगल ट्रेड, ठीक है, लीगल नहीं है, इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फोर्स लेबर और सर्विसेज, स्लेवरी और द रिमूवल ऑफ ऑर्गन। तो इलीगल ट्रेड जब होता है ह्यूमन बींग्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए, फोर्स लेबर के लिए, स्लेवरी के लिए, या ऑर्गन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिकिंग, करप्शन, बैगरी या नन ऑफ द अबव, क्या बोलते हैं यार, ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, तो ये ट्रैफिकिंग की बेसिकली डेफिनेशन ही है। तो मेनली यहाँ पर बच्चों को ऑर्गन्स के लिए भी क्या किया जाता है, ऑर्गन्स के लिए भी उनका इलीगल ट्रेड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पाल्मेरो प्रोटोकॉल was adopted by United Nations General Assembly addressing the various form। देखो पाल्मेरो प्रोटोकॉल जो है ये किसके रिलेटेड है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था। हमें ये बताना है कि ये किसके रिलेटेड है, ठीक है, किसके साथ रिलेट करता है, करप्शन रिलेटेड केसेस को डील करता है पाल्मेरो प्रोटोकॉल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ डील करता है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डील करता है, या पॉवर्टी के साथ डील करता है, ठीक है। तो पाल्मेरो प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, किसके साथ डील करते हैं, पाल्मेरो प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट किसके साथ डील करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाल्मेरो प्रोटोकॉल जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ डील करता है, ये चीज आपको पता हो। जो किसने अडॉप्ट करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसका सिंपल काम है प्रिवेंट करना, रोकना, प्रोटेक्ट करना जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमंस में, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन और चिल्ड्रन की जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है उसको रोकना। देखो ये जो सोशल साइंसेज सब्जेक्ट होते हैं ना, ये जो टॉपिक है बिल्कुल जनरल है, अगर इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। आपने फंसना कहां पर है, इसमें ये एक्ट किसके रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कब एक्ट फोर्स में आया ये आपको पता है। तो इन चीजों को आप अभी लर्न कर लो। बाकी ये जो है आप सभी को पता है, ट्रैफिकिंग क्या होती है, करप्शन क्या होती है, बैगरी क्या होती है, तो इतना इसमें बताने वाला नहीं है, वो आप आंसर्स में मार्क कर लोगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो बेसिकली पाल्मेरो एक्ट प्रोटोकॉल जो है वो किसके रिलेटेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है। इसका काम है प्रोटेक्ट करना, जो सप्रेस किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है वुमेन्स की और चिल्ड्रन की, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था ये भी पूछा जा सकता है, 2000 में अडॉप्ट किया था, बट फोर्स में कब आया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स में आया था 2003। अडॉप्ट करना इज अनदर थिंग, जब इसने एक्सेप्ट करा था, बट फोर्स में जब से ये लागू हुआ वो 2003 था, ये चीज याद रखना। अगर हम बात करें, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 180 पार्टीज हैं एट प्रेजेंट जिन्होंने इसको रेटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, ये पाल्मेरो प्रोटोकॉल है, इसको इंप्लीमेंट करना कौन देखता है कि पाल्मेरो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोटोकॉल को जो है उसको इंप्लीमेंट करने का काम है यूएनओडीसी का, किसका, यूएनओडीसी। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स कंट्रोल की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग्स कंट्रोल जो है बेसिकली इसी का काम है, यूएनओडीसी का काम है क्या करना, पाल्मेरो प्रोटोकॉल को क्या करना, इंप्लीमेंट करवाना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो यूएनओ आप सबको पता है, इसी ने तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने तो अडॉप्ट करा है यूएनओ, तो बाकी डीसी तो आप सब हो ही अपने घर के, तो यूएनओडीसी, तो ये याद कर लेना, यूएनओडीसी के साथ पाल्मेरो प्रोटोकॉल कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, यूएनओडीसी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग्स कंट्रोल के साथ डील करती है, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोल के साथ डील करती है, ठीक है। यहां पर आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अब ट्रैफिकिंग की बात करें तो एक वर्ल्ड डे बनाया जाता है अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक डिक्लेयर किया गया है एक दिन को एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। तो किस दिन को मनाया जाता है, 30 जुलाई। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, तो 30 जुलाई को बनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा था 2013 में, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो। आई होप आप पेन नोटबुक लेके बैठते हो लेक्चर देखते वक्त, ऐसे नहीं है सिर्फ लेटे हुए बिस्तर में और देख रहे हो, फिर नहीं होएगा काम। ये कोई मतलब जस्ट एमसीक्यूज लगाए नहीं जा रहे हैं, ये आपको उसके साथ साथ चीजें रिलेट करके आपको लिखवाया भी जा रहा है। तो इस तरह से ये आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको चीजें पढ़ाई जा रही है, बट ये है थ्योरी का पूरा टॉपिक,
ठीक है, बट आपको इस तरह से बताया भी जाता है कि एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसको लेट के नहीं देखना है लेक्चर्स को, आराम से बैठ के एक पेन नोटबुक फ्री टाइम में बैठ के जरूरी नहीं कि जैसे ही लेक्चर है वैसे ही देखना है, फ्री टाइम पे बैठ के अच्छे से लेक्चर देखा करो। ये 30 मिनट का लेक्चर जो है ना आपको 2 घंटे का बेनिफिट दे देगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी ट्रैफिकिंग सेल, एक एंटी ट्रैफिकिंग सेल है इंडिया में, was set up by मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एंटी ट्रैफिकिंग सेल जो है, जो ट्रैफिकिंग के रिलेटेड चीजों के साथ डील करता है, इसको किसने सेटअप किया? पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा सेटअप किया गया, अमित शाह की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। कब सेटअप किया गया? 2007 में, 2006 में, 2009 में या 2000 में? तो कब सेटअप किया गया था एंटी ट्रैफिकिंग सेल? 2006 में। ये डेट आपने याद रखने, बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये क्या काम करता है? बेसिकली एंटी ट्रैफिकिंग सेल का क्या काम है? ये कम्युनिकेट करता है जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, क्या एक्शन लेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो क्राइम्स हैं उनको रोकने के लिए। इन सब डिसीजंस जो हैं, ये सारे जो एक्शंस हैं, उनको जो है एक तरह का सुपरविजन या फोकस करने का काम किसका होता है? एंटी ट्रैफिकिंग सेल का। कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब सेटअप हुआ था? 2006 में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आपको ये कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीपीए स्टैंड फॉर, सिंपली पूछा जा सकता है आईटीपीए क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रांसपोर्ट प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट प्रिवेंशन। इन दोनों को तो काट दो, ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे, प्रोहिबिशन नहीं है, प्रिवेंशन है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, प्रोहिबिट होता है मना करना किसी, प्रिवेंशन होता है रोकना, होने से पहले ही रोकना। तो प्रिवेंशन, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट इसका नाम है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट। बॉम्बे का एक एक्ट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट। ये कब फोर्स में आया था? हमें बताना कि जो है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया था, हमें बताना है। 1912 में आया था, 1960 में आया था, 1964 में आया था, या 1969 में आया था? तो कब आया था? बेसिकली ये जो एक्ट है ना, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, ये एक्ट था 1959 का, ठीक है। कब का एक्ट है? 1959 का ये एक्ट है, बट फोर्स में 1 साल के बाद आया था 1960 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली बैगिंग के रिलेटेड है, बैगिंग नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ बैगिंग को रोकना है। किस तरह से रोकना है? सिर्फ ऐसे नहीं है कि बैगर्स को हम बैठने ना दें और कुछ करें, नहीं, हमें उनको क्या है, अगर वो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, उनको कुछ और रोजगार देना है, तो इस तरह से हम बैगिंग को क्या करना है, हमने रोकना है। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र को बोला जाता है कि यहाँ पर एक हाउस है मेजोरिटी ऑफ बेगर्स का। तो बेसिकली इसीलिए जो है बॉम्बे प्रिवेंशन एक एक्ट जो है, बेगिंग एक्ट लाया गया है। कब है? 1960 में। 1959 का एक्ट है, फोर्स में कब आया था? फोर्स पूछा था, तो फोर्स में कब आया था? 1960 में। ये चीज आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विद द एम ऑफ, एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है, किसके अगेंस्ट है? ट्रांसनेशनल, मतलब एक देश से दूसरे देश में ऑर्गेनाइज जो क्राइम किए जाते हैं बेसिकली, उसके रिलेटेड एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था। इसका एम क्या था? प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू हेल्प अगेंस्ट करप्शन, नन। देखो यार, ट्रांसनेशनल बात हो रही है, एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, पॉवर्टी का तो कोई है नहीं है लिंक, ठीक है। करप्शन जो है हर देश का अपना सब्जेक्ट है, तो बेसिकली यहाँ पर है प्रिवेंशन, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो भी वुमेन एंड चिल्ड्रन की जो ट्रांसनेशनल जो है ट्रैफिकिंग की जा रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सप्रेस करने के और पनिश करने के लिए उन लोगों को एक यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन लिया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। किसने अडॉप्ट करा था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। ये फोर्स में आया था 2003 में, 2000 को अडॉप्ट हुआ था और 2003 में फोर्स में आया था। ऑलरेडी हमने ऊपर पार्लियामेंट पढ़ भी लिया हुआ, तो वही है बेसिकली ये, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू हार्ट कैंपेन, ठीक है। आपको एग्जाम में सीधा पूछ लेगा, ब्लू हार्ट कैंपेन जो है वो इंटरनेशनल एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है। एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, जो ब्लू हार्ट कैंपेन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? करप्शन के साथ है, ट्रैफिकिंग के साथ, बैगरी के साथ। तो आपने याद रखना, ब्लू हार्ट कैंपेन जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्रैफिकिंग के साथ एसोसिएटेड। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की एंटी ट्रैफिकिंग, मतलब ट्रैफिकिंग को खत्म करने उसके अगेंस्ट का एक प्रोग्राम है। अब बता रहा है ये किसने स्टार्ट करता? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी मैंने आपको बताया ये सारे काम कौन कर रहा है, यूनाइटेड इंप्लीमेंट कौन करता है? यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन
ड्रग्स एंड क्राइम इसका काम है। ये क्या करता है, लोगों को एजुकेट करता है कि ड्रग्स अब्यूज़ क्या होता है, हमें ड्रग अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, और बेसिकली इंटरनेशनल एक्शंस लेता है जो भी इलिसिट इलीगल ड्रग्स प्रोडक्शन हो रही है या ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग्स रिलेटेड केसेस में, ये सारा काम यूएनओडीसी का देखता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके साथ एसोसिएटेड है यूएनओडीसी का हेडक्वार्टर, तो ये कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। ये चीज भी आप याद रख सकते हो। ब्लू हार्ट कैंपेन किसके साथ एसोसिएटेड है, एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है इंटरनेशनल लेवल में, और यूएनओडीसी का ये प्रोग्राम है, इसने स्टार्ट करा था। ब्लू हार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो सिंबल है ना, बेसिकली वहां पर ब्लू कलर का हार्ट है, इसलिए बोला जाता है इसको ब्लू हार्ट कैंपेन। तो आप सिंबल जाके देख सकते हो। ये कब लॉन्च हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हाँ ब्लू हार्ट कैंपेन लॉन्च कब हुई थी, तो लॉन्च डेट इसकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन मैंने दे दिया, ब्लू हार्ट कैंपेन की लॉन्च डेट जो है वो कब है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका एक और काम भी है, ये फंड्स भी रेज करता है विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रैफिकिंग का विक्टिम है और उसको बाद में जो है विक्टिम को निकाला जा सकता है, अब वो वापस अपनी लाइफ को वापस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए फंड्स भी इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये काम भी ब्लू हार्ट कैंपेन का है। तो ब्लू हार्ट कैंपेन किसके रिलेटेड है, एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है इंटरनेशनल लेवल का, यूएनओडीसी ने स्टार्ट करा था। लॉन्च डेट आप बताओगे, हेडक्वार्टर कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, अब हम चलेंगे करप्शन वाले टॉपिक्स में। तो करप्शन के लिए एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, करप्शन के साथ डील करने के लिए एक सेंट्रल लेवल पे विजिलेंस कमीशन है। हमें बताना है कि व्हेन वाज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस्टैब्लिश्ड, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस। विजिलेंस पता है ना आपको क्या होता है, विजिलेंस जो भी करेक्शन रिलेटेड है उस पर विजिलेंस करना, तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। तो वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, हमें ये बताना, 1984, 64, 74 या 1900। तो कब इस्टेब्लिश हुआ था हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश ऑन 1964। देखो अब आपने ध्यान से कुछ चीजें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है, ये पॉलिटी की टर्मिनोलॉजीज है बट करप्शन के रिलेटेड है, इसलिए मैं बता देता हूं। देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है जो विजिलेंस वगैरह चीजों को देखता है। सबसे पहले 1964 जब ये बना था ना, ये एक कैबिनेट की वजह से एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना था, मतलब उन्होंने बस बोला था कि एक बॉडी बनानी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, ना ही कोई हमने पार्लियामेंट में एक्ट लाया था, तो मतलब ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। जब ये 1964 में आई थी, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू आई थी। ठीक है, अब फिर हमने क्या बोला, हमने इसको दिया स्टैट्यूटरी स्टेटस, मतलब हमने एक एक्ट लाया, एक्ट पार्लियामेंट में बिल लाया, बिल पास करके एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ये एक्ट कब आया, 2003 में। तो 2003 में जो है ये बॉडी जो थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपको एग्जाम में पूछे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी है। कौन से एक्ट से बनी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। इनिशियली ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी 1964 में जब बनी थी, बट बाद में ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। ठीक है, अब जितने भी करप्शन रिलेटेड, ध्यान से सुना, जितने भी करप्शन रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सारी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई हैं, आपने एग्जाम में मार्क कर देना, संथनाम कमेटी। कौन सी कमेटी है, संथनाम कमेटी, ये नाम याद कर लो, संथनाम कमेटी। ये कमेटी बनी थी 1962-64 के टाइम में। बेसिकली ये किसके टाइम पे बनी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे संथनाम कमेटी बनी थी। इन्होंने रिकमेंड करा था एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, इन्होंने रिकमेंड करा था सीबीआई होनी चाहिए जो करप्शन के साथ डील करेगी। तो पूछे किसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना है, संथनाम कमेटी की रिकमेंडेशन में। ये चीज आपने याद रखनी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई इतना रोल नहीं है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम है करप्शन वगैरह चीजों को देखना। ठीक है, करप्शन वगैरह चीजों को देखना। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कितने मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स। एक होते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, एक होते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और 2 होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, एक होते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 कौन से होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर। अब इनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं नहीं, 3 मेंबर कमेटी एक बैठती है जो इनको बताती है किस पर्सन को आपने अपॉइंट करना है एज मेंबर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो 3 मेंबर कौन कौन से, एक तो प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर और तीसरे आगे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। ये तीनों मिलकर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि कौन से पर्सन को आपने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर चुनना है। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है। तो एट प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है हमारे, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, थोड़ी देर हुई है इनको अपॉइंट हुए, तो आपने याद रखना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये कौन है, सेंट्रल
श्रीवास्तव, ये कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अभी रिसेंट विजिलेंस कमिश्नर एक अपॉइंट हुए हैं, रिसेंट जो विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एएस राजीव, एएस राजीव। तो ये विजिलेंस कमिश्नर। एक और विजिलेंस कमिश्नर, 3 होंगे ना, 3 मेंबर बॉडी, एक आ गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, 2 आगे विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, विजिलेंस कमिश्नर एक तो आगे एएस राजीव और दूसरे आगे अरविंद कुमार। कौन आगे? अरविंद कुमार, ठीक है। अरविंद केजरीवाल से याद कर लो, ठीक है, राजीव गांधी से याद कर लो और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये तो आपने याद रखना ही है, ठीक है। इनका टेन्योर होता है 4 साल का या 65 ईयर्स ऑफ एज, इतना डीप नहीं जाना है। जस्ट आपने ये समझना कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक बॉडी है इंडिया की जो किसके साथ डील करती है? जो करप्शन वगैरह चीज़ों के साथ डील करती है। ये बनी थी एज एग्जीक्यूटिव एक्शन 1964 में, बस स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट आया 2003 का, उसके तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? संथनाम कमेटी की रिकमेंडेशन में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स को। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एट प्रेजेंट प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, विजिलेंस कमिश्नर एएस राजीव एंड अरविंद कुमार। जो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो बेसिकली किसकी रिकमेंडेशन पे होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर, इन तीनों मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाए जाते हैं। इसी तरह से सीबीआई पता है ना आपको? सीबीआई जो है, सीबीआई भी बेसिकली करप्शन के साथ डील करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनती है? ये भी संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनती है। आपको पूछा जा सकता है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो नहीं, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं बनी है। तो ये अपनी पावर कहाँ से लेती है? तो दिल्ली की स्पेशल जो है पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1956 का, वहां से ये अपनी पावर लेते हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वहां से अपनी ये पावर लेती है। वैसे तो मुझे नहीं लगता इतना इन डेप्थ आपको पूछेगा, बट फिर भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीबीआई का काम बेसिकली करप्शन रिलेटेड ही है। तो सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर स्टैट्यूटरी बॉडी, सीबीआई नॉन स्टैट्यूटरी, तो पावर कहां से लेता है फिर? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से अपनी पावर लेता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ लोकपाल? तो अब लोकपाल के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया हमें बताना है। पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। लोकपाल जो है उनके चेयरमैन जो है अपॉइंट किया जाता है एएम खनविलकर को। अब देखो लोकपाल क्या होता है, बेसिकली ध्यान से सुनना, इस चीज को आपने समझना है। ये भी करप्शन के साथ डील करने के लिए बनाई गई हैं बॉडीज, लोकपाल एंड लोकायुक्त। कौन सी बॉडीज है? लोकपाल एंड लोकायुक्त। अब ये कौन होते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त? देखो इनका काम है बेसिकली, लोकपाल होते हैं सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त होते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। लोकपाल होते हैं सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त होते हैं स्टेट लेवल। ये करप्शन रिलेटेड केसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोकपाल से ना इवन प्राइम मिनिस्टर तक का केस दे सकते हैं। अगर करप्शन का कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का भी केस है ना, प्राइम मिनिस्टर भी अगर कहीं करप्शन में पाए जाते हैं तो वो भी लोकपाल देख सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे जो करप्शन रिलेटेड केसेस हैं वो देखते हैं लोकपाल, और जो हमारे स्टेट लेवल पे हैं वो देखते हैं लोकायुक्त, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेसिकली अगर हम लोकपाल की बात करें तो लोकपाल जो है वो बेसिकली कितने होने चाहिए? एक मैक्सिमम 8 मेंबर्स बॉडी है। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, ठीक है, 8 मैक्सिमम होने चाहिए। उसमें अगर हम ध्यान से सुनो, इनका जो टेन्योर है, कितने साल के लिए लोकपाल काम करेंगे? 5 साल के लिए। कितने काम के लिए करेंगे? 5 साल के लिए, या 70 ईयर्स ऑफ एज, मतलब या तो पहले 5 साल हो जाए पूरे या 70 ईयर की एज तक वो पहुंच जाए तो उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब क्या लोकपाल बेसिकली जो है स्टैट्यूटरी बॉडी में आते हैं? तो बिल्कुल, एक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था, स्टैट्यूटरी एक्ट आया था। कब का एक्ट है? 2013। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है 2013 का। उसके तहत जो है बेसिकली ये बॉडी बनाई गई है। ये किसके साथ डील करते हैं? जो करप्शन करते हैं ना, पब्लिक फंक्शनरीज जो है हमारे, चाहे सीएम है, पीएम है, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो बाकी हो गए ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ये सारे केसेस जो हैं बेसिकली कौन देखते हैं? लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल होते हैं सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? स्टेट लेवल। लोकपाल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेंट्रल लेवल पे, और लोकायुक्त जो है स्टेट लेवल पे तो कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत आया था। इसका काम क्या है कि जितने भी हमारे पब्लिक फंक्शनरीज हैं उनके रिलेटेड करप्शन केसेस को डिस्कस करना। सेंट्रल लेवल में लोकपाल देखते हैं और जो है स्टेट लेवल पे हमारे कौन देखते हैं? लोकायुक्त। तो लोकपाल जो है सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 8 मेंबर बॉडी है। इसके चेयरमैन जो है वो कौन है अभी एट प्रेजेंट? एएम खनविलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये लोकपाल होते हैं ना, 8 मेंबर जो बॉडी है, इसमें से 50% मेंबर जो है वो जुडिशरी के होने ही चाहिए, ठीक है। 50% मेंबर जो है जुडिशरी के होने ही चाहिए, ये चीज यहां पर रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल 8 में से 50% मतलब 4 मेंबर जो हैं
वो बेसिकली या SC ST वुमेन माइनॉरिटीज इन कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए, तो ये भी एक कंडीशन है। तो इन डेप्थ आपने नहीं जाना, आप जस्ट याद रखो लोकपाल से लोकायुक्त कौन होते हैं। बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बेसिकली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत बनी। इसका काम है करप्शन देखना अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, कोई भी अगर करप्ट कर रहा है, इवन प्राइम मिनिस्टर तक के केसेस ये देख सकते हैं लोकपाल, ठीक है। लोकपाल सेंट्रल लेवल में होता है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है, बेसिकली गवर्नर सर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 3 बॉडीज थी, तीनों कवर करवा दी, ठीक है। एक था सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, कमीशन वाली बॉडी, एक था सीबीआई, एक बार लोकपाल एंड लोकायुक्त जो इंडिया में देखते हैं। तो इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब आने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, आप कवर कर लोगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय, एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला जाता है, बताया जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज में कितनी कितनी करप्शन है। तो ये कौन निकालता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक या विपो, ठीक है। तो कौन निकालता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की, कहां पर बिलोंग करती है, बर्लिन, मतलब जर्मनी की है, ये जर्मनी की है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये निकालती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स के मुताबिक सबसे टॉप पे कौन है, मतलब जहां पर करप्शन नहीं है, ना के बराबर करप्शन है, वो कौन सी कंट्री है, डेनमार्क। कौन सी है कंट्री है, डेनमार्क। इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक है 93rd, पहले नंबर पे डेनमार्क है। इंडिया का रैंक है 93rd आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तो 180 कंट्रीज में हम 93rd नंबर में आते हैं, किसमें, करप्शन में। तो बहुत करप्शन है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे नीचे कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे सोमालिया हो गया, वेनेजुएला, सीरिया, साउथ सुडान, यमन, तो कोई नहीं पूछा वैसे, बट ये कंट्रीज जो है सबसे डाउन में आती है। इंडिया का रैंक देखना है, पहले नंबर में डेनमार्क है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। अब एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे बनाया जाता है, जैसे अभी ऊपर पढ़े ना ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट डे बनाया जाता है इंटरनेशनल, इसी तरह एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट डे बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी करप्शन डे इंटरनेशनल लेवल पे। वो कब बनाया जाता है, 9 दिसंबर को, ठीक है। 9 दिसंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, किस कमेटी ने रिकमेंड करा था, संतनम कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सवकारिया कमेटी या नन ऑफ द अबव। तो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करा था, संतनाम कमेटी ने ये चीज रिकमेंड करी थी। कब आई थी, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे 1962-64, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो संतनाम कमेटी आपने याद रखनी है, करप्शन की बात जहां भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। यहां पर हमने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, इज द ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, ये इकलौती लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है मतलब कंट्रीज के ऊपर लीगल बाइंडिंग है कि उनको करना ही करना है अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2003 में अडॉप्ट करता, फोर्स में आया था 2005 में। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये ओनली लीगली बाइंडिंग है। देखो ऐसे तो बहुत सारी कन्वेंशन है करप्शन के अगेंस्ट, अभी हमने देखी भी, बट लीगली बाइंडिंग सिर्फ यही है। इसका नाम याद करो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। और ये कब अडॉप्ट की गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वगैरह द्वारा 2003 में, और फोर्स में कब आई थी, 2005 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बैगरी, तो बैगरी का कॉज क्या है इंडिया में, पॉवर्टी, लैक ऑफ स्किल्स टू वर्क, डिसेबिलिटी। देखो ये तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। आप बैगरी कोई क्यों करेगा, या तो वो पॉवर्टी, गरीब होगा, खाने के लिए नहीं होगा या रहने के लिए नहीं होगा, उसको काम करने की स्किल्स नहीं होंगे तब भी करेगा, देन डिसेबल, अगर कोई डिसेबल है तो वो भी बैगरी की तरफ जाएगा। तो ये सारे ही कॉजेज हैं बैगरी। मैंने आपको बोला जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा वो आप खुद कर लोगे, बट जो डेटा रिलेटेड चीजें होती हैं, फैक्चुअल होती हैं, वो आपको यहाँ से याद करनी है और वो बार बार रिवाइज करनी है एग्जाम आने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच स्टेट टॉप्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बैगर्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 2011 सेंसस के मुताबिक सबसे ज्यादा बैगर्स कहां पर पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, बिहार में या गुजरात में। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा बैगर्स पाए गए 2011 सेंसस के मुताबिक, वेस्ट बंगाल में। ये चीज आपने याद रखनी है। देखो महाराष्ट्र को बोला जाता है मेजोरिटी ऑफ बैगर्स का होम, तो ये भी याद रखना, महाराष्ट्र को बोला जाता है होम टू मेजोरिटी ऑफ बैगर्स, तो ये चीज याद रखना। जैसे दिल्ली को बोला जाता है हब ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दिल्ली को बोला जाता है हब ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महाराष्ट्र को बोला जाता है होम टू मेजोरिटी ऑफ बैगर्स। तो इसी तरह अगर आपको पूछे 2011 सेंसस के मुताबिक सबसे ज्यादा बैगर्स कहां पर पाए गए, तो कहां पर पाए गए, वेस्ट बंगाल में। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये टॉपिक बहुत फैक्चुअल हो गया क्योंकि यहां पर बहुत फैक्चुअल डेटा था, बहुत सारी कमेटीज थी, जैसे हमने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट पढ़ा ट्रैफिकिंग में, पॉलमीरो प्रोटोकॉल पढ़ा हमने, उसके बाद
बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट पढ़ा, फिर कन्वेंशंस पढ़ी, ट्रांसलेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्लू हार्ट कैंपेन किसके साथ एसोसिएटेड है पूछ सकता है, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, संथनाम कमेटी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इनके आंसर डाल दिए, पीडीएफ चैप्टर खत्म होने पर टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट वापस मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि सुपरवाइजर का जो टेस्ट शेड्यूल है इसको देखें और टेस्ट में इनरोल करें। 17 को पहला टेस्ट है, आप अभी इनरोल कर सकते हैं। 17 मॉर्निंग में टेस्ट जो है आपको मिल जाएगा, वहां पर अपलोड होगा, साइड में एक 5-6 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना, पता चल जाएगा किस तरह से इनरोल करना है। और टेस्ट में देखो हमने टाइम भी रखा हुआ है, 17 के बाद 21 को टेस्ट है, तो 3 दिन में आप सेकंड यूनिट रिवाइज कर लो। इस तरह से आपको रिवीजन करनी है। तो ये सारा शेड्यूल भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।